हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सबकी बढ़िया से तैयारियां चल रही होंगी। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीजीटी इंग्लिश में। आज का हमारा टॉपिक है जॉन मिल्टन। तो हम आज जॉन मिल्टन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। विलियम शेक्सपियर के अप्रॉक्स 200 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कराए हैं। अब हम करेंगे किस क्वेश्चन जो है वो जॉन मिल्टन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो जॉन मिल्टन का जो बर्थ हुआ था, पहले कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। तो जॉन मिल्टन का जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1608 टू 1674। इनका बर्थ टू डेथ है इसका जॉन मिल्टन का। ठीक है। अब आता है कि जॉन मिल्टन जो है 1608 से 1672, 1672 इनका बर्थ है, 72। ठीक है। अब है कि ये कहाँ पर पैदा हुए थे। तो ये ब्रेड स्ट्रीट लंदन, ब्रेड स्ट्रीट लंदन में कहाँ पर पैदा हुए थे? ब्रेड स्ट्रीट लंदन में पैदा हुए थे। कब? 9 दिसंबर 1608, 9 दिसंबर 1608 में ये पैदा हुए थे। कहाँ पर? लंदन में, ब्रेड स्ट्रीट लंदन में पैदा हुए थे ये 1608 में। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि इनके जो फादर थे, बहुत ही जॉन मिल्टन वॉज प्रॉस्परस लंदन स्क्रीवनर। हम्म ये जो पोइट थे, ये थर्ड चाइल्ड थे। कौन से नंबर के चाइल्ड थे? थर्ड चाइल्ड थे, ये भी ध्यान रखना। पोइट जो थे कौन से नंबर के चाइल्ड थे? जॉन मिल्टन जो है अपने फादर के थर्ड नंबर के चाइल्ड थे। इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन ही था। ठीक है। और इनकी जो मदर का था नाम था, इनकी मदर का नाम हमने आपको बताया है। इनकी मदर का नाम क्या था? बताइए, इनकी मदर का नाम क्या था? जॉन मिल्टन की मदर का नाम क्या था, ये बताइएगा। और ये सेंट पॉल स्कूल में एजुकेटेड थे। और क्रिस्ट कॉलेज, सेंट पॉल स्कूल एट क्रिस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक क्रिस्ट कॉलेज था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज क्या है? एक यूनिवर्सिटी थी वहां पर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक क्रिस्ट कॉलेज था, क्रिस्ट कॉलेज। ठीक है, वहां पर ये पढ़े थे। तो बचपन में इन्होंने सेंट पॉल स्कूल में, सेंट पॉल स्कूल में बचपन में इन्होंने पॉल स्कूल में जो है एजुकेशन ली। और फिर क्रिस्ट कॉलेज, क्रिस्ट कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से रिलेट करता था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो वहां पर इन्होंने एजुकेशन ली। फिर इन्होंने क्या हुआ? वेयर ही रिमेन्स 7 years टेकिंग हिज BA। 1629 कंप्लीटेड BA एंड आफ्टर 1632 में MA कंप्लीट किया। 1629 कंप्लीटेड BA, 1634 कंप्लीटेड MA। सेंट पॉल स्कूल में वो फ्रेंड बने थे किसके? डीओटी के। किसके फ्रेंड बने थे? ये डीओटी के। इनके लाइफ से में जो भी पर्सन इनसे कांटेक्ट में रहा, उन्होंने अपने उस पर्सन के बारे में अपने वर्क में उन्होंने उसको जरूर शो किया है। जो भी पर्सन के कांटेक्ट में आया, जो इनकी लाइफ से रिलेट किया, उस पर्सन को इन्होंने अपने वर्क में जरूर दिखाया है, एक तरीके से ये कहा जाएगा। ठीक है। जो हम लोग एक वर्क पढ़ते हैं, एपीथैथियम डेमोनिंस इन 1640 में आया था। 1614 में इनका एक वर्क आया था, एपीथैथियम। एपीथैथियम एक वर्क आया था इनका, एपीथैथियम डेमोनिस। एपीथैथियम डेमोनिस एक वर्क आया था इनका, जो इन्होंने डेडिकेट किया था, एड्रेस किया था किसको? इनके जो सेंट पॉल फ्रेंड थे, डीओटी। किसको डेडिकेट किया था? डीओटी को डेडिकेट किया था। एपिथैथियम डेमोनिस जो इनका वर्क आया था 1640 को, तो उन्होंने उसको डेडिकेट किया था डीओटी को। और इन्होंने एक वर्क लिखा था आफ्टर द डेथ ऑफ कॉलेज फ्रेंड जो थे, ये इनके स्कूल फ्रेंड थे डीओटी, जिसके लिए उन्होंने वर्क 1640 में लिखा था, एपिथैथियम डेमोनिस।
एपिथैफियम डेमोनिस। और एडवर्ड किंग की डेथ के बाद इन्होंने एक मोनोडी लिखी जिसको लैसिडस कहते हैं 1637 के अराउंड। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। सेंट पॉल स्कूल में पढ़े, क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेट करता था। ठीक है, इनको वहाँ कॉलेज में निक नेम रखा गया था लेडी क्रिस्ट, क्योंकि ये बहुत सुंदर थे इसलिए इनको लेडी क्रिस्ट बुलाते थे। फिर क्या हुआ कि स्टार्टेड टू लिव इन कंट्री He started to live in country house of family at Horton in Buckinghamshire। कहते हैं ना, कुछ पीरियड इनका हॉर्टन पीरियड था, कुछ पीरियड इनका क्या था, हॉर्टन पीरियड था। हॉर्टन क्या था? हॉर्टन एक प्लेस का नाम था। हम लोग कभी कभी कह देते हैं कि जॉन मिल्टन का हॉर्टन पीरियड कौन सा था, तो जॉन मिल्टन का जो हॉर्टन पीरियड था वो कहा जाता है 6 ईयर का हॉटन पीरियड कहा जाता है। कितने ईयर्स का? 6 ईयर का हॉटन पीरियड कहा जाता है। और ये जो हॉटन प्लेस था ये बकिंगमशायर में था, और बकिंगमशायर जो है 70 माइल्स था फ्रॉम लंदन से। 70 माइल्स फ्रॉम लंदन, स्टेड देयर 6 ईयर। ही लेफ्ट लंदन इन May 1638 and the way of Paris he went Italy, and 1639 he came back. From 1640 onwards he became active and supporter of Puritans against royalists। ठीक है ना, तो ये हॉटन पीरियड पूछा जाता है इसलिए हमने एक्सप्लेन किया। चलिए अब आते हैं, अब इनके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और फिर बीच बीच में जो भी उससे रिलेट करेगा उसके बारे में बताएंगे। तो हु इज हीरोइन ऑफ कॉमर्स? फर्स्ट, हु इज हीरोइन ऑफ कॉमर्स? फर्स्ट क्वेश्चन है इनका कि हाँ, हॉटन पीरियड हमने आपको ड्यूरेशन नहीं बताया क्या? 1632 टू 1637, 1632 से 1637 पॉपुलरली नोन एज हॉटन पीरियड। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज हॉटन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में था, जॉन मिल्टन के बारे में। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉमर्स जो इनका एक प्ले था उसकी हीरोइन कौन थी? कॉमर्स प्ले की हीरोइन कौन थी, ये क्वेश्चन कह रहा है। कॉमर्स प्ले की हीरोइन कौन थी? एलिस, ग्रेस, लीजा, एलिजाबेथ। कॉमर्स प्ले की हीरोइन कौन थी? तो कॉमर्स प्ले की हीरोइन थी एलिस। कॉमर्स प्ले की हीरोइन कौन थी? एलिस जो है वो कॉमर्स प्ले की हीरोइन थी। एलिस जो है वो क्या थी? कॉमर्स प्ले की हीरोइन थी। अब आता है कि कॉमर्स में इन्होंने ऐसा बताया क्या था? कॉमर्स एक मशक था, कहा जाए तो कॉमर्स था क्या? कॉमर्स एक टाइप ऑफ मशक था। टाइप ऑफ मशक, कॉमर्स क्या था? एक टाइप ऑफ मशक था जो 1637 में लिखा गया था। कॉमर्स 1637 में लिखा गया था। ये एक क्या है? टाइप ऑफ मशक है जो 1637 में लिखा गया था। और ये कंटेंट क्या रखता था? इसके कंटेंट थे माइथोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट थे, माइथोलॉजी से रिलेटेड इनके कंटेंट थे। और ये परफॉर्म किया गया था लूडलो कैसल में, लॉर्डलो कैसल में परफॉर्म किया गया था कॉमर्स। इससे रिलेटेड तीन ही पॉइंट है, इससे रिलेटेड तीन ही पॉइंट है। कॉमर्स एक टाइप ऑफ मशक था, 1637 में पब्लिश किया गया था, और लॉर्डलो कैसल में ये परफॉर्म किया गया था। कहाँ परफॉर्म किया गया था? लॉर्डलो कैसल में ये परफॉर्म किया गया था। तो कॉमर्स का पूछा गया है हीरोइन ऑफ कॉमर्स कौन थी? तो हीरोइन ऑफ कॉमर्स कौन थी हमारी? हीरोइन ऑफ कॉमर्स थी हमारी, जो हमने बताया आपको कि हीरोइन ऑफ कॉमर्स थी एलिस। एलिस जो है वो हीरोइन ऑफ कॉमर्स थी। एलिस कौन है? एलिस जो है वो हीरोइन ऑफ कॉमर्स थी। सैमसन एगोनिस्ट इज अ क्लासिकल ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजिक कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी या नन ऑफ दीज। तो सैमसन एगोनिस्ट क्या है? सैमसन एगोनिस्ट है क्लासिकल ट्रेजिक कॉमेडी। सैमसन एगोनिस्ट क्या था? क्लासिकल ट्रेजिक कॉमेडी थी। क्या सैमसन एगोनिस्ट क्या है? सैमसन एगोनिस्ट इज अ ट्रेजिडी, ठीक है, रिटन बाय जॉन मिल्टन एंड इट हैज बीन फ्रिक्वेंटली कंपेयर्ड टू प्रॉम्थस बाउंड। ये जो कंपेयर की गई है सैमसन एगोनिस्ट के भी कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। सैमसन एगोनिस्ट एक ट्रेजिडी कही जाती है,
बट इसको अगर ऑप्शन क्लासिकल ट्रेजिडी कहा जाएगा तो भी ये ऑप्शन सही होगा। क्लासिकल ट्रेजिक कॉमेडी ऑप्शन में अगर हो तो वो करेक्ट होगा। तो सैमसन एगोनिस्ट इज अ क्लासिकल ट्रेजिक कॉमेडी, राइट। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये कंपेयर की गई थी किससे, जो प्रोमेथस बाउंड है एचेलस का और ओडिपस एट कोलेनस बाई सोफिकल्स, ठीक है ना। जो प्रोमेथस बाउंड है उससे कंपेयर की गई थी, और ये प्रोमेथस बाउंड जो वर्क है वो एचेलस का है, और ओडिपस का भी कहा जाता है, ओडिपस का भी ये वर्क कहा जाता है, जो कि सोफोकल्स के द्वारा लिखा गया है। और ये डील क्या करता है, ये डील करता है लास्ट फेज ऑफ लाइफ ऑफ सैमसन। क्या डील करता है सैमसन एगोनिस्ट, लास्ट फेज डील ऑफ सैमसन, जो लास्ट फेज उसकी लाइफ का चल रहा होता है उससे डील करता है ये सैमसन एगोनिस्ट। ये एक सैमसन एगोनिस्ट एक रेसलर होता है हु इज कैप्टिव इन फिलिस्तीन, जो कि फिलिस्तीन में कैप्टिव बंदी बना लिया जाता है, और वो अंधा, एक ही इज ब्लाइंड, वो अंधा है मतलब कर दिया जाता है उसको अंधा। उसका नाम है सैमसन, उसका नाम क्या है, सैमसन। इन प्रिजन ही इज विजिटेड बाय हिज फादर, फ्रेंड्स एंड हिज वाइफ। मतलब वो जब कैद होता है तो उसके फादर, उसकी वाइफ उससे मिलने के लिए आती है, एंड दे कंफर्ट हिम एंड होप ही रिलीज फॉर इम्प्रीजनमेंट। इसी में एक करेक्टर है हमारा हरप्पा करेक्टर। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है ये जो हरप्पा करेक्टर है ये किसका करेक्टर है, सैमसन एगोनिस्ट का करेक्टर है हरप्पा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्लासिक ट्रेजिक कॉमेडी है सैमसन एगोनिस्ट, ध्यान रखिएगा प्रोमेथस बाउंड से एचएलएस के द्वारा लिखी गई थी, उसी से लिया गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। और ये जो है रेसलर होता है और जो कि बंदी बना दिया जाता है फिलिस्तीन के द्वारा, अंधा कर दिया जाता है। हरप्पा एक स्ट्रॉन्ग मैन है जो गार्ड टाउन सैमसन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मैन है। हरप्पा इज फाइनली समन टू प्रोवाइड अम्यूजमेंट बाय द फीट ऑफ स्ट्रेंथ टू फिलिस्तीन, द फाइनल फीट he pulled down the pillars of the palace where the assembly was gathered। तो हड़प्पा जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, सब कुछ तोड़ फोड़ देता है, तब वो वहां से उस सैमसन को जो है लेकर के आ पाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्लासिकल ट्रेजिक कॉमेडी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु इज द प्रिजन ऑफ फिलीपींस इन सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट में फिलीपींस में प्रिजन कौन बनता है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये प्रिजन बनता है सैमसन, ठीक है। हु इज द वाइफ ऑफ सैमसन इन सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट में सैमसन की वाइफ कौन होती है, तो सैमसन की वाइफ होती है डेलिलिया। तो ये भी पूछ दिया जाता है कि ये जो डेलिलिया करेक्टर है ये किस प्ले से है, किस ट्रेजेडी से है जॉन मिल्टन की, तो वो है सैमसन एगोनिस्ट का करेक्टर है डेलिलिया। सैमसन एगोनिस्ट का करेक्टर है डेलिलिया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रूव्स टू बी फॉल्स टू सैमसन। कौन प्रूव करता है गलत सैमसन को इन सैमसन एगोनिस्ट में, गाट, हरप्पा, डेलिलिया या गाजा, कौन हु प्रूव्स टू बी फॉल्स, डेलिलिया। डेलिलिया ही जो होती है ना वही उसको फंसा देती है, किसको, सैमसन एगोनिस्ट को, ठीक है। पांचवें का आंसर हो जाएगा डेलिलिया। तो हु प्रूव्स टू बी फॉल्स टू सैमसन इन सैमसन एगोनिस्ट, डेलिलिया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसन एगोनिस्ट यूनिट्स द एलिमेंट्स ऑफ हीलियम एंड, मतलब सैमसन एगोनिस्ट यूनिट्स जो है वो यूनिट जो एलिमेंट है वो हीलियम और किससे लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं प्यूरिटिनिज्म। किससे लिए गए, हीलियम और प्यूरिटिनिज्म से लिए गए। प्यूरिटिनिज्म और हीलियम से ही लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ग्लैडली वुड आई मेट मोर्टैलिटी माई सेंटेंस एंड बी अर्थ insensible, how glad would lay me down as in my mother's lap, how gladly would I meet morality my sentence and be earth insensible, how glad would lay me down as in my mother's lap। ये जो लाइन है ये किससे ली गई ये पूछ रहा है। तो ये लाइन वेयर डू वी फाइंड दिस लाइन्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ला एलिग्रो, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्स या इल पेंसरो। 7 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पैराडाइज लॉस्ट।
7 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सॉरी 7 क्वेश्चन कहाँ, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मदर सिट ऑन माई लैप, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पैराडाइज लॉस्ट। हु रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ये किसने लिखा है, तो जॉन मिल्टन ने वर्क लिखा है। मिल्टन्स का कॉमस है वो क्या है, तो वो एक टाइप ऑफ मसक, आई हैव टोल्ड यू अबाउट कॉमस, 1637 में मसक लिखा गया, एक टाइप ऑफ मसक है कॉमस, और लैडलो कैसल में जो है परफॉर्म किया गया था। ठीक है, ठीक, कॉमस जो है लैडलो कैसल में परफॉर्म किया गया, तो कॉमस की जो हीरोइन थी वो एलिस थी, कॉमस की जो हीरोइन थी वो एलिस थी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फाइनेंशियल गेन्स डिड पैराडाइज लॉस्ट ब्रिंग टू इट्स ऑथर, व्हाट फाइनेंशियल गेन डिड पैराडाइज लॉस्ट ब्रिंग टू इट्स ऑथर, क्या फाइनेंशियल गेन करते हैं पैराडाइज लॉस्ट लाने में ऑथर्स जो है, क्या गेन करते हैं, तो ये करते हैं टोटल 18 पाउंड, कितना गेन करते हैं, टोटल 18 पाउंड गेन करते हैं, कितना गेन करते हैं, टोटल 18 पाउंड, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कॉपीज वर प्रिंटेड इन द बिगनिंग, कितनी कॉपीज स्टार्टिंग में प्रिंट की गई थी किसकी, पैराडाइज लॉस्ट की, तो 1300 जो कॉपीज हैं वो प्रिंट की गई थी, कितनी कॉपीज, 1300 जो कॉपीज हैं वो प्रिंट की गई थी। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, हु इज द मदर ऑफ मैनकाइंड, कौन होती है इसमें से मदर ऑफ मैनकाइंड, ईव, अर्थ, यूरिल एंड यूरेनिया, कौन होती है मदर ऑफ मैनकाइंड, तो आई थिंक होती है ईव, ईव होती है वो मदर ऑफ मैनकाइंड होती है। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, हु इज द मदर ऑफ मैनकाइंड, ईव। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल्जीबब, बेल्जीबब का मीनिंग क्या होता है, प्रिंस ऑफ डेविल, प्रिंस ऑफ हेल, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज या द एंजल, यानी कि इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, क्या मतलब होता है इसका, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो पैराडाइज लॉस्ट जो है उसके बारे में कुछ बता देते हैं कि ये एक इपिक है जॉन मिल्टन का, लॉन्ग नरेटिव पोएम। इपिक हमेशा क्या होता है, इपिक जो होता है वो लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, क्या क्या कैटेगरी होती है उसकी, लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है इपिक। पहली बात तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वो एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है, कौन, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, और ये एक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज लॉन्ग नरेटिव पोएम, सेकंड इट हैज रिटन इन ब्लैंक वर्स, राइट, और ये मिल्टन्स का मैग्नम ऑपस है, मैग्नम ऑपस मतलब ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है जॉन मिल्टन की। तो जो वर्क बहुत पॉपुलरिटी किसी राइटर को देता है तो वो वर्क मैग्नम ऑपस कहा जाता है। और रिटन ड्यूरिंग 1658 में इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था पैराडाइज लॉस्ट को, और 1665 में इसको कंप्लीट कर पाए थे ये, 1658 में लिखना स्टार्ट किया था और 1665 में इसको लिखना कंप्लीट किया था, और पब्लिश हुआ था 1667 में, ठीक है। तो 3 जो है पॉइंट है, पहला पॉइंट इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, राइट, सेकेंड पॉइंट it has written in blank verse, and third point it has started to it has started to write 1658 and finished it in 1665 and published it 1667, right. So 3 point, it has started to write in 1658 and completed 1665 and published in 1667. First edition comes out within 10 books, 1667 में है, then it has 10 books, and second edition comes out with 12 books in 1674 by dividing। अब पूछा जाता है कि 12 बुक्स अगर आ गई तो किस पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि टोटल 10 बुक्स थी, टोटल कितनी बुक्स थी, 10 बुक्स, ठीक है, तो किस पार्ट में डिवाइड किया गया, तो जो इनकी 7th बुक होती है, 7th बुक, उसमें एक पार्ट ऐड कर दिया गया था, और जो 10th बुक थी उसमें एक पार्ट ऐड कर दिया गया। तो ये टोटल कितनी बुक्स हो गई थी, 12 बुक्स। किस 2 पार्ट जो इंक्रीज किए गए थे 10 बुक की जगह पर, जो 12 बुक की गई थी वो कैसे हो गई थी 12, 2 बुक जो इंक्रीज हुई
वो हुई 7th बुक में एक पार्ट ऐड कर दिया गया और 10th बुक में एक पार्ट को ऐड कर दिया गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इस पूरी जो 12 बुक है इसमें सबसे शॉर्टेस्ट बुक कौन सी हो गई? तो 7th बुक से जब पार्ट एक जो है एक ऐड किया गया, यानी कि ऐड कर दिया गया, तो 7th बुक सबसे शॉर्टेस्ट बुक है। सबसे शॉर्टेस्ट बुक 7th बुक है और जो कि 640 लाइन्स की है। सबसे शॉर्टेस्ट बुक 7th बुक है 640 लाइन की। और जो इनकी 9th बुक है वो सबसे लॉन्गेस्ट बुक है। 9th बुक है सबसे लॉन्गेस्ट बुक है विद 1189 लाइन। 640 लाइन्स, 1189 लाइन, 640 लाइन। टोटल कंटेंट्स है 10,565 लाइन्स का। ठीक है, टोटल जो इनकी 12 बुक्स है उसका कंटेंट है 10,565 लाइन्स का। तो ये पॉइंट जो है ध्यान में रखने वाला था जो हमने आपको बताया। ठीक है, अब आता है कि ये जो इनका पैराडाइज रिगेन है, चलिए उसको आगे बताते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट्स बताए पैराडाइज लॉस्ट के, चलिए आगे भी बताते रहेंगे। तो हाउ मेनी कॉपीज वर प्रिंटेड इन द बिगनिंग? 1300 अकॉर्डिंग टू मिल्टन, हु इज द मदर ऑफ मैनकाइंड। जो हमने बताया आपको, मैनकाइंड कौन था? ईव थी, जो वो मैनकाइंड थी, मदर ऑफ मैनकाइंड थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल्जीबब, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज? बेल्जीबब का मीन्स था, वैसे तो बेल्जीबब जो है वो सैटर्न का सेकंड का जो है सेकंड कमांड था। नेक्स्ट टू सैटर्न जो है बेल्जीबब था, लेकिन क्या कह दिया जाता है कि ये था लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। क्या था? लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। बेल्जीबब का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। चलिए अब 13 क्वेश्चन से आते हैं 14 क्वेश्चन में। और 14 क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या हमको पढ़ना है। 14 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आ गया। 14 क्वेश्चन में आते हैं और 14 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हु सेड बेटर टू रीन इन हेल, बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लाइनें जो है ये आ सकती हैं, लाइंस मतलब कोटेशन। क्या आ सकता है? कोटेशंस जो है वो आ सकती हैं। कोटेशंस जो है वो आ सकती हैं। कोटेशंस जो है वो आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, ये तो समझ में आ गया कि ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट से है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। बट आ सकता है किसने कहा? हेवन में। बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। बेटर है कि हम हेल में रहें, उससे अच्छा है कि हम हेवन में सर्विस दें। ये किसने कहा था? 14 का आंसर है हमारा सी, सैटर्न टू हिज फॉलोअर्स। सैटर्न ने अपने फॉलोअर से कहा था कि बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। ये किसने कहा था? सैटर्न ने अपने फॉलोअर से कहा था। इन पैराडाइज लॉस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट देयर इज अ रेफरेंस टू इंडियन माउंट, दिस इज अ द विंध्य। कौन सा इंडियन माउंट के बारे में बात की गई थी? द विंध्य, द हिमालयाज, द मेरू या नन ऑफ दीज? फर्स्ट बुक में इंडियन माउंटेन्स के बारे में जो बात की गई पैराडाइज लॉस्ट में, उसमें कौन से माउंटेन्स को दिखाया गया था? द हिमालयाज। कौन से माउंटेन के बारे में बात की गई थी? द हिमालयाज के बारे में बात की गई थी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन रोट वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हु ही वाज 21। नेम ऑफ द पोएम विच ब्रॉट हिम लॉरेल्स। मतलब जो इनको बहुत ज्यादा, लॉरेल्स का मतलब जो इनको बहुत ज्यादा पॉपुलर की थी बुक, लॉरेल्स। वो बुक मतलब कि जो इन्होंने लिखी थी एट द एज ऑफ 21, एट द एज ऑफ 21 में, वो इनकी बुक कौन सी थी? तो 16 का आंसर है ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी। ये इन्होंने लिखी थी। ये इन्होंने क्या लिखी थी? ये इन्होंने लिखी थी जब ये 21 ईयर्स के थे। कब थे? 21 ईयर्स, यानी कि 29, 1629 में इन्होंने वर्क लिखी थी।
1629 में इन्होंने बीए कंप्लीट किया था, 1632 में हमने बताया एमए कंप्लीट किया था, और 1629 ही हैज रिटन ऑन द मॉर्निंग ऑफ दिस नेटिविटी व्हेन ही वाज 21 years only, when he was 21 years only. तो लॉरेल्स मीन्स होता है बहादुरी का पुरस्कार। लॉरेल्स मीन्स क्या होता है? बहादुरी का पुरस्कार, मतलब अच्छा वर्क था इसलिए उन्हें इसमें बहादुरी का पुरस्कार मिला था ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी। ओके, अब क्या इसके बारे में कुछ बताने की नीड है क्या? ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी, बस इसके लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है व्हेन ही वाज इन 21 ईयर्स ओल्ड एंड 1629 सन ईयर के हिसाब से 1629 में द पोएम तब ये लिखी थी इन्होंने, यानी ही हैज रिटन दैट पोएम इन 1629 व्हेन ही वाज इन 21 ईयर्स ओल्ड। फर्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है इसका, एंड सेकेंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, द पोएम सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। किसका? द पोएम सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्रिस्ट एंड वॉज रिटन इन मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस on 25 December 1629, right? Regarded the poem किसके regarded one of the most distinguished lyric in language and popular for elevation of thought and grandeur of conception, मतलब अपने कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही पॉपुलर होती है। बस इतना बहुत जानना जरूरी है ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी के बारे में। नेक्स्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस लाइन इज फॉर्म। ये लाइन किससे कही गई है? ऑन एज ब्लाइंडनेस से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आ सकती है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट की सेंट्रल थीम क्या है? टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ मैन, टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ग्रेटनेस ऑफ गॉड या ग्रेटनेस ऑफ इविल? तो टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ मैन क्या है इसकी? पैराडाइज लॉस्ट की मेन थीम हम क्या कहेंगे? टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ मैन। नेक्स्ट है, हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? ये बहुत ही किस टाइप का क्वेश्चन है? ये बहुत ही एक तरीके से ये कह सकते हैं बहुत ही वैसा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग वाला, क्योंकि हर किसी ने अलग अलग इस बारे में बताया राइटर्स ने। तो ये पूछा है हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो जिससे मैंने लिया है उसके हिसाब से मैन इन्होंने बोल दिया है, पर कहीं कहीं पे किसी ने सैटन बोला है, कहीं कहीं ने एडम बोला है। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, कौन है पैराडाइज लॉस्ट का हीरो? ठीक है, हम ये देख रहे थे कि आपको ये बता दें कि मतलब किसने बोला है ये। तो विलियम ब्लैक ने सटन को बोला है। ठीक है, और एडम, और किसने बोला? ड्राइडन ने जो बोला है, अर्नॉल्ड ने जो बोला है वो एडम को बोला है। तो मतलब यही चीजें हैं कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मिल्टन्स एम इन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट वाज टू जस्टिफाई मैन्स फॉल। क्यों लिखा? इनका एम क्या था लिखने का पैराडाइज लॉस्ट? टू कंडेम द सैटन, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, टू शो द वीकनेस ऑफ मैन। ये इन्होंने लिखा है टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स हाउ मेनी बुक्स? 12 books. According to Milton's original plan, 22 question. According to Milton's original plan, Paradise Lost was contains 10 books. Original plan में 10 books थी. According to Addison, who is the most sublime, unyielding and exalted character of Paradise Lost? इसका most sublime, unyielding and exalted character है Paradise Lost में, तो इसका आंसर हो जाएगा सैटन। एडिसन के अकॉर्डिंग किसका मोस्ट सबलाइम, एनल्डिंग और एग्जाल्टेड करेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट में? सैटन का।
व्हाट इज द नेम ऑफ सैटर्न प्लेस, सैटर्न्स के प्लेस को क्या कहते हैं, सैटर्न के प्लेस को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम क्या कहते हैं, सैटर्न के प्लेस को कहते हैं पेंडिमोनियम। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ सैटर्न्स प्लेस, सैटर्न का जो आर्किटेक्ट होता है वो कौन होता है, वो होता है मलसीबर। तो ये जो हमारा करेक्टर है मलसीबर करेक्टर, ये क्या करता है, ये डेविल्स हु बिल्ड पेंडिमोनियम, यानी सैटर्न का प्लेस है जो हेल, उसका नाम है, सैटर्न्स का जो प्लेस है हेल, उसका नाम है पेंडिमोनियम। और इस पेंडिमोनियम को बनाया है मलसीबर ने, किसने बनाया है, मलसीबर ने। ठीक है, मलसीबर ने क्या बनाया है, मलसीबर ने बनाया है सैटर्न के प्लेस को आर्किटेक्ट किया है। चलिए अब आते हैं, सैटर्न का प्लेस का नाम क्या था, पेंडिमोनियम, हेल। मूव टू 26 क्वेश्चन, और 26 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राइट, 26 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हेल गेट्स इन पैराडाइज लॉस्ट आर गार्डेड बाय, जो हेल गेट बना था उस पैराडाइज लॉस्ट में उसको कौन गार्ड कर रहा था, और गार्डिंग के लिए कौन लगाया गया था, ये क्वेश्चन कह रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर है सिन, सिन लगाया गया था और डेथ लगाई गई थी। कौन लगाया गया था, सिन लगाया गया था और डेथ लगाए गए थे गार्डेड के लिए। कहाँ पर, हेल गेट पे, हेल गेट पे जो गार्डिंग गार्डेड के लिए लगाए गए थे वो कौन थे, पाप और मृत्यु, यानी सिन और डेथ गार्डिंग के लिए लगाए गए थे हेल गेट पे। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, हु आर टू एंजल्स इन बुक 4 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, कौन दो एंजल्स हैं पैराडाइज लॉस्ट की 4 बुक में। 27 का आंसर है हमारा ए, एजल एंड इथूरियल। ये दोनों क्या है, पैराडाइज लॉस्ट की दो एंजल्स हैं, एजरल एंड इथूरियल, एजरल एंड इथूरियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेम द एंजल सेंट बाय द गॉड टू वार्न एडम ऑफ सैटन्स प्लान टू टेम्प्ट एडम एंड ईव, कौन एंजल्स मतलब मैसेंजर भेजा गया था गॉड ने, गॉड के द्वारा वार्न करने के लिए, किसको वार्न करने के लिए, एडम को वार्न करने के लिए कि सैटन्स के प्लान से टेम्पटेड ना हो, एडम और ईव के लिए भेजा गया था। मदर ऑफ मैनकाइंड जो थी वो ईव, ईव थी, और जो मतलब पहला एक वुमेन क्रिएट किया था गॉड ने वो ईव था, और जो पहला ह्यूमन क्रिएट किया था उसका नाम था एडम। ठीक है, उसका नाम था एडम। ठीक है, तो उसके लिए जो मैसेंजर भेजा था वो भेजा था मैसेंजर, उसका नाम था राफेल। तो राफेल क्या था, राफेल एक मैसेंजर था जो भेजा था गॉड ने किसके पास, एडम के पास, अब एडम और ईव के पास भेजा था वार्न करने के लिए। ठीक है, राफेल को भेजा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, इन विच बुक द सैटन चेंज हिमसेल्फ टू सर्पेंट, राइट। इसने 3 रूप रखे थे, एक सर्पेंट का रखा था, एक टोड का रखा था, और एक किसका रखा था, बताते हैं अभी आगे, एक किसका रूप रखा था। तो इसमें क्या कह रहा है कि किस बुक में सैटन ने अपने आप को चेंज किया था सरपेंट के रूप में। तो आई थिंक इसका ऑप्शन होना चाहिए सी, आई एक्स, मतलब कि आई एक्स, यानी कि 9th बुक में इसने अपने आप को सरपेंट के बेस में चेंज किया था। सैटर्न ने अपने आप को सरपेंट के बेस में कब चेंज किया था, 9th बुक में इसने अपने आप को सरपेंट के बेस में चेंज किया था। आई एक्स है। हम्म, ठीक है, तो अब बता देते हैं कि सरपेंट के बेस को चेंज किया था 9th बुक में, और जो उसने टेकिंग द शेप ऑफ टोड ट्राई टू, मतलब ये एडम और ईव को ही टेम्पटेशन के लिए जो है वो कर रहा था,
हाँ ठीक है। तो टोड का जो बेस उसने बदला था, सैटर्न ने, वो बदला था आईवी यानी बुक 4 में। इसमें बदला था बुक 4 में, टोड का बेस बदला था। और सरपेंट का बेस किसमें बदला था, अभी हमने बताया नाइन्थ बुक में। किसमें बदला था, नाइन्थ बुक में। ठीक है। और एक बेस इसने और बदला था, वो बदला था, और ये जो राफेल भेजा गया था गॉड के द्वारा, ये भेजा गया था 5th बुक में। राफेल ये जो हमने पहले पढ़ा ना, अभी किस बुक में भेजा गया था, 4 बुक में राफेल भेजा गया था। सरपेंट का बेस 9 बुक में, 4 बुक में टोड का बेस, 5 बुक में राफेल वॉर्न करके भेजा गया था। किसी एक बुक में इसने अपने आप को और चेंज किया है। चलिए देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस बुक में इसने अपने आप को और एक पोर्शन में चेंज किया। टोड का बेस चेंज करता है, एक सरपेंट का बेस चेंज करता है। ठीक है। हम्म। चलिए अब आते हैं, तो 9th बुक में सरपेंट का और 4th बुक में टोड का बेस चेंज किया। ठीक। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। थाई सोल वॉज लाइक अ स्टार and dwelt apart, thou hadst a voice whose sound was uh, like the sea, who said and where। तो 30 क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि ये लाइन, थाई सोल वॉज अ लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, ये किसने किसके लिए कही है। तो वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखी है ऑन मिल्टन, वो जॉन मिल्टन के ऊपर कही गई है। यही इसका करेक्ट आंसर है। टू मिल्टन जो वर्क है, लंदन 1802 भी इसको कहते हैं, लंदन 1802, और ऑन मिल्टन, टू मिल्टन भी कहते हैं, उसी की ये लाइन है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एंड 31 is telling me, yet Thai heart the lowest duties on herself did lay. The lines are about Milton, who said and when। 31 लाइन ये भी जॉन मिल्टन की, ऑन मिल्टन वर्ड्सवर्थ ने कही है सोनेट में, ऑन मिल्टन सोनेट में लाइन कही है कि yet थाई हर्ट द दो लिस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। ठीक है, ये ध्यान रखना, येट थाई हर्ट द दो लो लिस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। These lines are related to Von Milton. First, and it has written by William Wordsworth. Okay, move to next question, and next question will tell me 32 question. The ode on the morning of Christ Nativity was begun on Christmas Day 1629, 28 Easter Day. So Christmas Day I have told you already, it has written in the occasion of Christmas Day 25 December in 1629, right? ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हु वॉज मिल्टन्स मास्टर। मिल्टन्स का मास्टर कौन था। बर्टन, चॉस, स्पेंसर एंड होमर। 33 क्वेश्चन का आंसर है स्पेंसर। तो ध्यान रखिएगा, मिल्टन किससे इन्फ्लुएंस थे, एडमंड स्पेंसर से। किससे इन्फ्लुएंस थे, स्पेंसर से। तो मिल्टन्स के मास्टर कौन था, स्पेंसर। इन द सोनेट मी थॉट आई सॉ माई लेट espoused सेंट